नमस्कार। उम्मीद है कि कुछ लोग आ रहे होंगे और अभी धीरे-धीरे शायद आप लोग इकट्ठा होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी मुख्य जो चर्चा होगी वो होगी आपकी डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सब पर। और हमारी जो मुख्य बिंदु होंगे बातचीत के वो होंगे इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंसुलिन की जो बेस लाइन पर पहुंचने की जो टाइमिंग है वो क्या होती है, वो जो इंसुलिन सेंसिटिव लोग होते हैं जिनका शरीर इंसुलिन सेंसिटिव है उनके लिए अलग बेस लाइन होती है, और जो लोग इंसुलिन सेंसिटिव बहुत अच्छी तरह से नहीं होते हैं लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बुरी तरह भी नहीं होते हैं, तो उन लोगों को आप मतलब उनका जो इंसुलिन जो बेस लाइन में पहुंचता है उसकी टाइमिंग क्या है, और जो डायबिटिक लोग हैं उनकी टाइमिंग क्या हो सकती है, इस सब पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जानकारी आदान प्रदान करेंगे। और हमें जो क्रेविंग होती है वो हमें जो क्रेविंग होती है वो क्यों होती है। दूसरा, हम जो दिन में बार बार जो खाते रहते हैं, बकरी तरह कुछ न कुछ चरते रहते हैं, तो वो क्यों होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और हमें अपने जो दिन के जो पहला आहार है उसकी शुरुआत जो है, जो दिन का पहला आहार होता है, जैसे रात भर आप सोते हैं, फिर जब 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 आप जगते हैं उसके बाद पानी पीते हैं, तरोताजा होते हैं, है ना, पाचन की क्रिया जाके करते हैं, उसके बाद जब हम पहली बार कुछ भी आहार लेते हैं वो आहार आपका त्रिफला खाना हो या गर्म पानी में नींबू पीना हो, कुछ भी हो, एक सादे पानी के अलावा एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उस आहार की शुरुआत हमें क्यों फलों से या अनाज से, ग्रेन से, या जो प्रोसेस्ड सीरियल्स आते हैं जैसे इंस्टेंट आपका ओट्स हो गया, मैदा की बनी चीजें हो गई, कॉर्न सिरप हो गए, इस प्रकार की चीजों से क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट से या शुगर की चीजों से क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ शुगर का मतलब शक्कर नहीं है, यहाँ शुगर का मतलब मीठा है। शुगर एक वैज्ञानिक शब्द होता है, इसका मतलब शक्कर नहीं होता है। शुगर, गुड़ भी शुगर है, शहद भी शुगर है, और फलों का जूस भी शुगर है, गन्ने का जूस भी शुगर है, और आपका राब खांड भी शुगर है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि शुगर अलग होती है और ये गुड़ अलग होता है, एक ही चीज है सब। इस पर भी चर्चा करेंगे हम। कार्टिजोल हार्मोन क्या है और अनएरोबिक एक्सरसाइज कभी कभी क्यों हमें डायबिटिक बना सकती हैं अगर हम सतर्क नहीं हैं या हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं है तो। और जो लोगों के मन में रहता है कि एक मनोवैज्ञानिक हमारे दिमाग में एक बैठा रहता है, बहुत मतलब गहरे बैठा होता है कि यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ताकत कहाँ से आएगी, वगैरह वगैरह। इसलिए हम कुछ न कुछ ठूंसते रहते हैं और खाने पर बड़ा ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब खाने की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं, कितनी बार खाना है, कितना ठूस के खाना है, उस पर हम ध्यान देते हैं। क्रेविंग पर बात करेंगे कि क्रेविंग वास्तव में शरीर को ईंधन की आवश्यकता है इसलिए क्रेविंग होती है, या मतलब भोजन की आवश्यकता है, उसको मिनरल्स विटामिन्स की आवश्यकता है, उसको प्रोटीन की आवश्यकता है या फैट की आवश्यकता है इसलिए क्रेविंग होती है, या हमें जो है मतलब उसका कारण कुछ और होता है। शरीर सर्वाइवल के लिए काम करता है हमारा, इसके लिए हम बात करेंगे, है ना। इस प्रकार की कुछ चीजों पर बात करेंगे।
पहले हमको आप ये बता दें कि बातचीत जो है, मतलब मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये बताने का कष्ट करें पहले आप। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। आपने जवाब दिया। अब हम चर्चा करते हैं, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, एक प्रकार का ये ग्रोथ हार्मोन होता है। तकनीकी रूप से इसे ग्रोथ हार्मोन कह सकते हैं, लेकिन इंसुलिन जो है वो एक बहुत ही कम सीमा तक अच्छा होता है। इसके बाद इंसुलिन शरीर में अधिकतर चीजें वो शरीर को बर्बाद करने पर ही ज्यादा वो रहता है। उसका कारण क्या है कि इंसुलिन का काम होता है स्टोर करना और लॉक करना, जमा करना और ताला मारना, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन कई प्रकार के होते हैं। तो एक ये वाला जो ग्रोथ हार्मोन है वो स्टोर करता है और लॉक करता है। ये ग्रोथ हार्मोन वो होते हैं जो आपके शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों इत्यादि को संवर्धित करने, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं। वो ग्रोथ हार्मोन तब तक आपके अंदर, शरीर के अंदर उनका स्राव नहीं होता है जब तक कि इंसुलिन अपने लगभग बेस लाइन पे नहीं होता है, या इंसुलिन का जो प्रवाह होता है वो कम नहीं होता है, तब तक वो उनका स्राव ही नहीं होता है। तो यही कारण है कि ग्रोथ हार्मोन के जो इंजेक्शन आते हैं वो भी हानि पहुंचा देते हैं, क्योंकि इंसुलिन बढ़ा हुआ है आपका और आप ग्रोथ हार्मोन ले रहे हैं और वो भी शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है उसके तहत नहीं होता है, तो वो बहुत लोगों को नुकसान कर जाते हैं। और यही कारण है कि जो लोग ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह लेते रहते हैं वो बीमार हो जाते हैं और बहुत प्रकार की उनको गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं और बहुत लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हो गया मोटा मोटी इंसुलिन। अब आते हैं, थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे इस पर कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है। अच्छा हाँ, इसके पहले हम शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात कि मैंने बृहस्पतिवार को, जो गुरुवार अभी गुजरा, उसमें 9 बजे के बाद किसी प्रकार का आहार लेना छोड़ दिया था। उस समय सोचा था कि लगभग 100 घंटे उपवास में रहूंगा, केवल सादा पानी पीऊंगा, लेकिन बाद में परिवर्तन करके अब इसको 120 घंटे बाद मतलब के लिए रखने जा रहा हूं मैं। तो अब मैं जो भोजन है वो मंगलवार को ग्रहण करूंगा। तो अभी मेरे लगभग 80 घंटे, 79-80 घंटे हो चुके हैं उपवास में रहते हुए, केवल सादा पानी पीते हुए। और आप खुद देख सकते हैं कि कहीं पर कोई कमजोरी वगैरह महसूस शायद नहीं हो रही होगी आप लोगों को, कि बहुत कोई ऐसा है, और ऊपर से अच्छा लग रहा है अंदर से। और प्रतिदिन मैं 1 से 2 घंटे तक साइकिलिंग भी कर रहा हूं उपवास में रहते हुए। आज भी किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 1 घंटे की साइकिलिंग खत्म की है। और रोज मैं लगभग, जब मैं उपवास में रहता हूं तो पानी अधिक पीता हूं, तो आजकल मैं रोज कम से कम 6 लीटर पानी पी रहा हूं। इसके भी कारण होते हैं कि जो शरीर आपका बहुत एसिडिक होना शुरू कर देता है, क्योंकि कीटोन्स काफी बन रहे होते हैं, और कीटोन्स जो है एसिडिक होते हैं, उनका नेचर एसिडिक होता है, तो वो निकलता रहे शरीर के अंदर से, इसलिए पानी अधिक पीता हूं मैं जब उपवास रहता हूं। लंबा उपवास की बात की जा रही है, 24 घंटे रह रहे हैं, 36 घंटे रह रहे हैं, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। 48 घंटे तक भी ऐसा करने का, लेकिन अगर यदि आप 48 घंटे अधिक कर रहे हैं, 72 घंटे कर रहे हैं, या 96 आवर्स कर रहे हैं, या 120 आवर्स कर रहे हैं, तो फिर आपको इस प्रकार के कुछ एहतियात बरतने चाहिए। चलिए आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। मेरे संपर्क में पिछले एक वर्ष में
700 से 800 लोग या अधिक हो सकते हैं संपर्क में आए जिन्होंने मुझसे स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी ली। उनमें से बहुत लोग ऐसे थे जो डायबिटीज से ग्रस्त है। आज चूंकि हम केवल बात डायबिटीज पे कर रहे हैं तो केवल डायबिटीज पे ही करेंगे। जितने लोग थे उनमें से यदि 25-30% लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लोग ऐसे थे जो लंबे समय से दवाएं ले रहे थे, जो डायबिटीज की दवा दी जाती है। कुछ लोग तो 20-20, 25-25 वर्षों से दवाएं ले रहे थे क्या, अभी भी ले रहे हैं। और जाहिर है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी समृद्ध हैं और अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मानते हैं। भाई जब डायबिटीज उनको हुई थी तब जागरूक नहीं थे, धीरे 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 उनको लगता है ऐसा कि वो जागरूक हो। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं, जाहिर है कि उन लोगों ने जो डॉक्टर्स लोग हैं उनके साथ भी काफी लंबी चर्चाएं की होंगी। जो उनके डाइटिशियन, उनमें से कुछ लोगों ने डाइटिशियन भी रख रखे हुए हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं। मैंने ये महसूस किया कि ये लोग अपने आप को जागरूक तो मानते हैं, डॉक्टर से बात भी करते हैं, डाइटिशियन से ही बात करते हैं, गूगल वगैरह में सर्च भी खूब करते हैं, लेकिन इनमें से किसी को ये नहीं पता है कि डायबिटीज होती कैसे है, होती क्यों है आखिर। और इनमें से बहुत लोग तो ये मानते हैं कि वो अगर मान लीजिए खजूर खा रहे हैं, चुआरा खा रहे हैं, अंजीर खा रहे हैं, तो इनकी शुगर अलग होती है और जो सफेद वाली शक्कर होती है वो अलग होती है। इनके दिमाग में पता नहीं कैसे बैठ गया है और ये आपसे झगड़ा कर लेंगे, अपने अहंकार में जिद कर लेंगे, लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत अंदर से अपने स्वाद के प्रति बहुत कमजोर होते हैं। मतलब कमजोर मतलब कोई आत्मविश्वास नहीं होता है। भाई उन्हें मीठा खाना है तो इन्हें बहाना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो डायबिटीज से भयंकर रूप से ग्रस्त है, लेकिन उन्होंने अपने घर में बोल रखा हुआ है, कोई यूट्यूब में कुछ वीडियो वगैरह किसी के देख रखे हैं जिसमें कि वो लोग बता रहे हैं कि नहीं, खांड बड़ा फायदा करता है आपके डायबिटीज में। तो वो क्या करेंगे, वो खांड खूब खाते हैं, मतलब दिन भर में अच्छी खासा मात्रा में खांड खाएंगे वो, और भयंकर रूप से डायबिटीज से ग्रस्त है। घर में बता रखा है कि नहीं नहीं देखो, उनको यूट्यूब का वीडियो दिखा दिया या कहीं कोई किताब विताब किसी ने लिख दी होगी तो दिखा दिया कि देखो खांड फायदा करता है, गुड़ फायदा करता है, ये करता है वो करता है, तो वो खाते रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि नहीं नहीं, अरे हम तो खजूर खाते हैं, हम तो छुआरा खाते हैं, हम तो ये खाते हैं, और वो उनकी शुगर अलग होती है। उनको समझाइए कि नहीं अलग होती है, नहीं मानते। खैर, अब आते हैं हम, और इन लोगों को ये भी नहीं पता होता है, इनसे किसी से पूछो कि भाई डायबिटीज मतलब क्या है, तो तवाक से बोलते हैं कि हमारा जो पैंक्रियाज है, हमारा जो शरीर है, वो इंसुलिन का उत्पादन कम करता है। मैं इस बात से सहमत नहीं रहता। इसका बहुत छोटा सा कारण क्या है, यदि आप बहुत, मतलब आप रोज इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, वो भी काफी बड़ी मात्रा में ले रहे हैं, तब तो मान सकते हैं कि आपका जो पैंक्रियाज है वो ऐसी अवस्था में आ चुका है, जो आपका शरीर है ऐसी अवस्था में आ चुका है कि वो इंसुलिन का निर्माण, उत्पादन कम कर पाता है, मान सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो डायबिटिक लोग हैं जो इन अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों का जो शरीर है वो इंसुलिन का उत्पादन ज्यादा करता है, जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसकी तुलना में ज्यादा करता है। ये कैसे ज्यादा करता है? वो ऐसे करता है कि जैसे मान लीजिए, मानना क्या है, मेरा शरीर इंसुलिन संवेदनशील है, ठीक, और मान लेते हैं कि एक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका शरीर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है या डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, लेकिन अभी इंजेक्शन वाली स्थिति में नहीं पहुंचा है, या मतलब इंजेक्शन में भी कई प्रकार के होते हैं कि कितना हैवी डोज ले रहे हैं, कितना कम ले रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो मान लेते हैं कोई बंदा डायबिटिक है और
एक कोई बंदा इंसुलिन संवेदनशील है, खून में उसने वही भोजन किया, मान लीजिए 1 किलो जलेबी दोनों लोगों ने खाई, और 100 ग्राम, उदाहरण के लिए इस आंकड़े पर मत जाइएगा, उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि मान लीजिए खून में दोनों ने 1 किलो जलेबी खाई, दोनों के खून में 100 ग्राम शुगर पहुंच गई। अब मेरा शरीर इंसुलिन संवेदनशील है, तो मेरा शरीर हो सकता है कि 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम इंसुलिन रिलीज करे और उतने से ही 100 ग्राम ब्लड स्ट्रीम से शुगर बाहर हो जाएगी। लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है, जो प्री डायबिटिक है, जो डायबिटिक है, उस व्यक्ति का जो शरीर है वो उसी 100 ग्राम शुगर को बाहर करने के लिए, ब्लड स्ट्रीम से बाहर करने के लिए 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम इंसुलिन का उत्पादन करेगा और तब जाकर के उसकी स्ट्रीम से बाहर होगी, और इसमें दवाएं भी हेल्प करेंगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मेरा शरीर तो 5 ग्राम उत्पादन कर रहा है, उनका शरीर 100 ग्राम उत्पादन कर रहा है, तो क्या शरीर ने इंसुलिन का उत्पादन कम कर रहा है क्या? उनका मेरे वाले से 20 गुना, 15 गुना, 25 गुना, 30 गुना अधिक कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि समय के साथ साथ, चूंकि इंसुलिन जितना अधिक रिलीज होगा उतना ही अधिक आपके अंदर स्टोर करेगा और लॉक करेगा। भले ही आप दिखने में दुबले पतले हो, बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप दिखने में दुबले पतले हैं तो आप अंदर से स्वस्थ हैं, आपका शरीर बढ़िया काम कर रहा है। नहीं, आप दुबले पतले हो सकते हैं, आपका वजन कम हो सकता है, लेकिन आपका जो कुल वजन है उसका एक बड़ा हिस्सा आपके अंदर का फैट हो सकता है, मांसपेशियां, हड्डियां नहीं हो सकती हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि आप दुबले पतले हैं तो स्वस्थ ही हैं अंदर से। लेकिन यदि आप मोटे हैं तो ये मान लें कि अपवाद छोड़ करके आप अंदर स्वस्थ नहीं हैं। भले ही कई प्रकार का वो होता है। दूसरी बात यह है कि आप दुबले पतले दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फैटी लिवर नहीं है, या आपको इंसुलिन प्रतिरोध नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, या आप प्री डायबिटिक नहीं है, या डायबिटिक नहीं है। तो होता क्या है कि आप दुबले पतले दिख रहे हो या मोटे ताजे दिख रहे हो, कैसे भी दिख रहे हो आप, यदि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन का प्रवाह बहुत रहता है, उसकी मात्रा अधिक रहती है, तो वो स्टोर करता है और लॉक करता है। तो बहुत जगह करता रहता है, वो जगह जगह करता है, जहां उसको मौका मिलता है वहां जाके करता है। तो ऐसे ही वो पैंक्रियाज के अंदर भी करता है, पैंक्रियाज के अंदर ही फैट जमा करता है। तो जब पैंक्रियाज के अंदर फैट जमा होना शुरू होता है, तो जो पैंक्रियाज, जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, उनकी क्षमता घटती है। तो मान लेते हैं कि उनकी क्षमता घट रही है बीटा सेल्स की, तो घट के कितनी हो जाएगी भाई? जो 100 ग्राम कर रहा था वो 90 ग्राम करेगा, 80 ग्राम करेगा, 70 ग्राम करेगा, 60 ग्राम करेगा, 50 ग्राम करेगा। अगर उसकी क्षमता आधी भी हो जाती है तब भी तो उसका शरीर मेरे शरीर की तुलना में अधिक ही उत्पादन कर रहा है ना इंसुलिन का। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि यदि आप डायबिटिक हैं तो पक्के तौर पर ही आपका जो शरीर है वो इंसुलिन का उत्पादन कम कर रहा है। नहीं, इंसुलिन संवेदनशील व्यक्ति की तुलना में आपका पैंक्रियाज ज्यादा ही उत्पादन कर रहा है। हाँ, यदि बहुत खतरनाक अवस्था तक आप पहुंच चुके हैं तो एक अलग कहानी, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बला क्या है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बला ये है, एक मिनट, इंसुलिन रेजिस्टेंस बला ये है, इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर इंसुलिन संवेदनशील है, आप 100 ग्राम शुगर खाते हैं, आपके खून में पहुंची 100 ग्राम शुगर आपके ब्लड में,
उसको इंसुलिन ने स्टोर कर दिया जा करके। तब चूंकि आप इंसुलिन संवेदनशील हैं, आपकी कोशिकाओं ने प्रसन्नता पूर्वक उसको अपने यहां ईंधन के रूप में जमा कर लिया, खुशी खुशी स्वागत करते हुए। 2, 3, 5, 10 ग्राम जितना भी रिलीज होता है, वो उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि 5-10 ग्राम हो गया। इंसुलिन का प्रयोग से 100 ग्राम शुगर बाहर हो गई ब्लड स्ट्रीम से, और आपकी कोशिकाओं ने ईंधन के रूप में उसको जमा कर लिया। लेकिन यदि आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, आप उस ईंधन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अगली बार क्या होगा? पहले से ईंधन जमा हुआ है कोशिकाओं के अंदर, दोबारा फिर आपने खा लिया बढ़िया से, फिर दोबारा कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, जो भी है, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, किसी प्रकार की शुगर हो, फिर आपने खा लिया बढ़िया से। फिर इंसुलिन रिलीज हुआ, फिर कोशिकाओं के पास भेजा, कोशिकाओं ने फिर उसको स्वीकार कर लिया। कोशिका की अपनी एक क्षमता है, अपनी उसकी एक सीमा है, उसको 75 काम करने होते हैं, उसको अपना जो उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी भी चिंता करनी है, बहुत उसको काम करने पड़ते हैं, ढेर सारे अलग अलग चीजों के रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, काफी काम करने होते हैं कोशिका को, बहुत कुछ करना होता है उसको। अब वो एक ही काम पे लगी रहेगी कि ईंधन ही जमा करती रहेगी अपने अंदर? तो एक समय ऐसा आता है कि जब कोशिका कहती है हम नहीं लेंगे, हमें ईंधन की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं लेंगे। तब शरीर क्या करता है आपका? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से, ब्लड स्ट्रीम से आपको शुगर को बाहर करना ही करना होता है। आपका शरीर नहीं करेगा तो बहुत प्रकार की समस्याएं हो जाती है सीधे तौर पे। एक तो होता है अंडरलाइंग, एक होता है सीधे सीधे। तब शरीर क्या करता है? ज्यादा इंसुलिन भेजता है। इसको कह सकते हैं कि फिर कोशिकाओं को धमकाता है इंसुलिन। इसको एक उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई चिट्ठी आ रही है, कोई नोटिस कहीं से आई है, तो आप उस नोटिस को पहले स्वीकारते हैं, दोबारा नोटिस आती है, फिर आप नहीं स्वीकारते हैं, डाकिया आके डाल गया, आपने स्वीकार कर लिया पहले जब संवेदनशील हैं आप। फिर आप धीरे धीरे उसको मना करते हैं कि नहीं, चले आते हो नोटिस देने के लिए, हम नहीं लेंगे नोटिस। तब फिर क्या होगा कि फिर आपका शरीर एक सिपाही वैसा, जाओ उसको रिसीव कराओ। फिर अंत में एक ऐसी स्थिति ऐसी बनती है कि फिर वो एक सिपाही की बात सुनना मना कर देते हैं आप। फिर आपके 2 सिपाही आते हैं, 3 सिपाही आते हैं, फिर दरोगा आएगा, फिर इंस्पेक्टर आएगा, फिर पूरा थाना आएगा। इससे बात नहीं बनेगी तो फिर वो आपके अर्धसैनिक बल आएंगे, उनकी कंपनी आएगी। तो ऐसे ही इंसुलिन की मात्रा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अंत में एक स्थिति ऐसी आती है जब कोशिका कहती है जो करना हो कर लीजिए, हम नहीं स्वीकार करेंगे, गोली मार दीजिए हमको। तब आप कितना भी इंसुलिन रिलीज कर दीजिए, हम नहीं स्वीकारेंगे। और दूसरा, शरीर की एक क्षमता है ना इंसुलिन उत्पादन करने, थोड़ी ना है कि वो 1-1 किलो 500-500 ग्राम करता रहेगा। उसकी एक क्षमता है, उसी क्षमता तक कर सकता है। तो जब उस क्षमता तक को पहुंच गया और कोशिका इधर अड़ गई कि नहीं, अब जो करना हो कर लीजिए, हम नहीं आपसे और रिसीव नहीं करेंगे आपसे, तब आपके जो ब्लड स्ट्रीम है उससे शुगर बाहर, पूरी तरह से बाहर निकलना बंद हो जाती है। ये डायबिटीज हो गई, ये डायबिटीज हो गया। कहते नहीं कि हमारी फास्टिंग शुगर बढ़ा हुआ है, हमारा ये शुगर बढ़ा हुआ है, हमारा वो शुगर। क्यों? क्योंकि भाई पूरी क्षमता भर उत्पादन कर रहा है आपका पैंक्रियाज इंसुलिन का। आपकी कोशिकाएं पूरी फूल फूल कुप्पा हो गई हैं, उनमें कोई बिल्कुल ठस गई हैं, उनमें कोई अब बचा ही नहीं जगह। और ये भी होता है कि कोशिका का जो अंदर होता है, अंदर और बाहर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और कहां कहां डिपॉजिट नहीं होता है, खून के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है फैट के रूप में। तो ये ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना कह सकते हैं आप।
आपके जोड़ों में जमा करेगा, आपके लीवर के अंदर जमा करता है, फैटी लीवर हो गया, आपके पैंक्रियाज के अंदर जमा करता है, क्षमता कम हो गई पतन की। ऐसे कहां कहां नहीं जमा करता है। कुछ कुछ लोगों के शरीर में, ब्रेन के अंदर कहीं भी जमा करना शुरू कर सकता है। और जो ये जमावट होती है, इसमें यदि ऐसी अवस्था बन जाती है कि ये कोशिकाएं सुनना, एक दूसरे के जो कोऑर्डिनेशन होता है उस पर आना बंद कर दें, तो फिर आप कैंसर की ओर बढ़ सकते हैं, ट्यूमर की ओर बढ़ सकते हैं। और होता क्या है कि जितने भी लोगों के अंदर नसों में दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, जब वो लोग मुझसे बात करते हैं तो उनसे कहता हूं कि इसके मुख्यतः कुछ कारण हो सकते हैं। एक ये कि आपका हड्डी कहीं टूट गया हो। अगर हड्डी टूटा नहीं है तो अधिकतर इनके पीछे कारण क्या होता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जंक जमा है। तो या तो नस के अंदर जंक जमा है या नस के बाहर जंक जमा है। जब जंक जमा होता है तो वो पुश करता है चीजों को। जब पुश करता है आपको दर्द होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, जाम लगा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? और जब आप कोई गतिविधि करते हैं तो उस गतिविधि करने के लिए आपको फिर रिसोर्स चाहिए होते हैं, रिसोर्स की सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो फिर दर्द होता है। अधिकतर लोग जिनको कहीं भी दर्द हो, किसी प्रकार के ओर जोड़ तोड़ में दर्द हो, उनको नसों में दर्द हो, L1 हो, L2, L3 हो, कुछ भी हो, यदि जंक हटा दें तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते अंदर कोई चीज टूट नहीं गई हो। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि यहां दर्द वहां दर्द, आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। बहुत लोगों को माइग्रेन होता है। माइग्रेन को ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका, अपने ब्रेन की सफाई कर लीजिए, वहां के भीतर जंक है उसको साफ कर लीजिए। अब चूंकि यदि ये बात मैं किसी को बताता हूं, ब्रेन जो जिनको माइग्रेन होता है, तो उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको लगता है पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। खैर, हम ये जंक और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सब पर तो मोटा मोटी आपको जानकारी हो गई होगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस चीज क्या होती है। तो फैटी लीवर है। फैटी लीवर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि, इस पर बात फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा समझे कि जो फैटी लीवर जो हमारा जिनके लोगों के अंदर बनता है, वो दो कारणों से बनता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से, दूसरा जब फ्रक्टोज ज्यादा खाते हैं वो, तब होता है। लेकिन बेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस ही रहता है, ऐसा रहता है। अब सवाल ये खड़ा होता है अगला कि दिन में बार बार खाना हानिकारक क्यों है? देखिए, जो एक टेंडेंसी चली हुई है, जो डॉक्टर लोग बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, वो इसलिए क्योंकि उनका फोकस केवल जो ब्लड शुगर है, जो ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर लेवल है उस पर रहता है। वो नहीं दिखे बस, तो आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपके अंदर एक बार में थोड़े थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स या थोड़ी थोड़ी शुगर जाएगी, तो वो स्पाइस ज्यादा नहीं बनेंगे। तो अच्छा लगता है देखने में, अरे मेरा शुगर लेवल ठीक चल रहा है, जबकि आप बीमार बराबर ही रहते हैं। बहुत लोगों को देख लीजिए, वो दवाएं खाते रहते हैं, आपकी जो है ये डायबिटीज की, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो जाते हैं, योग करते रहते हैं, खूब सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, मतलब वापस नहीं होती है, ठीक नहीं होती, कभी नियंत्रण बनाए रखें। जो खूब परहेज करते हैं, पैदल भी चलते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं होती है, ठीक नहीं होती पूरी तरह से। कारण क्या है कि यही जो बार बार खाते रहते हैं। अब बार बार खाने पे दिक्कत क्या है? अब होता क्या है कि जैसे आपने कुछ भी खाया, जैसे हम लोग, जब मैं लोगों से बात करता था पहले, अब तो खैर मोटा मोटी लोग समझने लगे हैं, जब उनसे पूछा था कि भाई कितनी बार खाते हो आप दिन में, अरे हम तो 2 ही बार खाते हैं। तब मैं पूछता था कि भाई त्रिफला खाते हो? हाँ, सुबह उठते ही त्रिफला खाते हैं, सुबह उठते ही नीम की पत्ती चबाते हैं, सुबह उठते ही हम गर्म पानी पे नींबू डाल के पीते हैं,
अरे भाई ये भी तो भोजन है। फिर चाय कितनी बार पीते हो? नहीं, हम चाय पीते हैं लेकिन मीठा नहीं डालते उसमें। ना ना, शक्कर नहीं डालते उसमें, बिल्कुल नहीं डालते। दूध डालते हैं ना। दूध में नहीं होती शुगर। अब शुगर का मतलब वो सफेद शक्कर नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट शुगर, स्टार्च शुगर, ग्लूकोज शुगर, फ्रक्टोज शुगर, सब शुगर है। तब मालूम पड़ता था, जैसे उनसे पूछो कि बीच में कुछ खाते हो, हाँ अरे कभी एक बीच में सेब खा लिया, केला खा लिया, कुछ खा लिया। इसको भोजन मानता ही नहीं हो। मैंने उनसे कहा कि भाई, सादे पानी के अलावा और सादे पानी और नमक के अलावा आप कुछ भी ले रहे हैं, वो सब भोजन है। हाँ, अगर आप कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन का सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, और अगर एलोपैथ की जो दवाएं ले रहे हैं वो है, तो वो भोजन की श्रेणी पे नहीं आती है, क्योंकि उनमें कोई कैलोरी वगैरह नहीं होती है। उनमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ, लेकिन यदि उनमें शुगर ऐड किया गया है तो उनको वो फिर भोजन की श्रेणी में आ जाएंगे। तो जब भी कोई सप्लीमेंट्स लीजिए, कुछ हो रही, तो देख लीजिए कि उनमें शुगर तो नहीं ऐड कर दी गई हमारे टेस्ट के लिए, जो कोई दवा लीजिए शुगर तो नहीं ऐड कर दी गई हमारे टेस्ट के लिए, ये देखना है। मालूम पड़ा 10 बार खा रहे थे, 8 बार खा रहे थे। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने सुबह जागते ही, सुबह आप जगते ही आपने सुबह 6-7 बजे चाय पी ली या कुछ भी खा पी लिया, या नींबू ही निचोड़ लिया आपने एक गिलास पानी में, तो आपने इंसुलिन को तो ट्रिगर कर दिया ना। इंसुलिन आ गया, और एक बार जब इंसुलिन ट्रिगर होता है, तो यदि आपका शरीर इंसुलिन संवेदनशील है, तब भी आपको 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, कितनी भी कम मात्रा में खाना खाया हो आपने, उतना घंटा उसको बेस लाइन में पहुंचने में लगता है। यदि आप प्री डायबिटिक हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, या आप डायबिटिक हैं, तो वही उतना ही भोजन करने पे, जितना भोजन करने पे और जो भोजन करने पर इंसुलिन संवेदनशील व्यक्ति के अंदर 2.5-3 घंटे, 3.5 घंटे में इंसुलिन बेस लाइन में आ जाता है, उतना ही भोजन करने पे, वही भोजन करने पर जो गैर इंसुलिन संवेदनशील श्रेणी में आने वाले लोग हैं, उनका उनके अंदर इंसुलिन इसका 2, 3, 4 गुना अधिक समय ले सकता है। मतलब 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, छोटी सी चीज खाने पर भी, मतलब 5 घंटे, 7.5 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे भी ले सकता है बेस लाइन पहुंचने पे, समझिए, छोटा सा चीज खाने पर। जिस चीज को खाने से मेरा शरीर 3 घंटे के अंदर बेस लाइन में पहुंच जाएगा इंसुलिन, वही शरीर जो डायबिटिक लोग हैं, या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग हैं, जो प्री डायबिटिक लोग हैं, उनका शरीर उनके शरीर के अंदर इंसुलिन बेस लाइन में पहुंचने पे 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे या इससे अधिक भी ले सकता है। मान लेते हैं कि आपका शरीर इंसुलिन संवेदनशील नहीं है, तो क्या होगा, आपने छोटी सी चीज, एक कोई बहुत थोड़ी सी भी चीज खाई आपने, सुबह सुबह 6 बजे खाई आपने सुबह, अब उसके कारण इंसुलिन बेस लाइन में कब पहुंचेगा आपका? 12 बजे पहुंचेगा दोपहर में, या 3 बजे पहुंचेगा, या शाम को 6 पहुंचेगा। लेकिन क्या आप सुबेरे 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक कुछ खा ही नहीं रहे हैं? क्या मालूम कि आपका शरीर के अंदर की स्थिति कैसी है? हो सकता है 12 बजे की बजाय वो दोपहर को 3 बजे तक आपका बेस लाइन में जाए। तो इसके पहले कि आपका शरीर के अंदर इंसुलिन बेस लाइन में पहुंचता है, आप फिर कुछ ना कुछ खा लेते हैं भाई, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कुछ खा लेंगे आप, तो वो मान लीजिए कि बेस लाइन ये है। अब बेस लाइन पे यहां पहुंचा ही नहीं, वो जैसे यहां से चालू हुआ, फिर वो यहां पहुंचा, फिर आपने कुछ खाया तो फिर ऊपर उठ के चला गया, और ज्यादा खाया, ऐसा लगा। और हम करते क्या है कि हम लंच और डिनर बहुत हैवी करते हैं, तो जाहिर है कि वो अगर यहां पर है तो बहुत ऊपर जाएगा ना, तो फिर उसको नीचे आने पे, उसको बेस लाइन में आने में फिर उतना ही समय लगेगा। मतलब हो सकता है कि मेरे शरीर में जितना मैं खाता हूं, मेरे शरीर में बेस लाइन में आने में उसको 6 घंटे, 8 घंटे लगते हो। तो अब उतना ही भोजन यदि आप करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर इंसुलिन को बेस लाइन में आने में 16 घंटे, 24 घंटे भी लग सकते हैं, इससे अधिक भी लग सकते हैं एक बार खाने पे। तो मोटा मोटी स्थिति क्या हुई
कि हम में से बहुत लोगों के शरीर में दसियों साल से एक भी सेकंड के लिए उनके शरीर के अंदर इंसुलिन बेस लाइन पे नहीं आता है। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। जब तक आपका इंसुलिन बेस लाइन पे नहीं आता है, तब तक आपके शरीर के अंदर बहुत प्रकार के विशिष्ट हार्मोन उनका स्राव भी नहीं होता। शरीर के अंदर के बहुत ऐसे फंक्शंस होते हैं जो नहीं हो पाते, और इंसुलिन का जो लगातार जो स्राव है वो हानिकारक होता है, उसका स्तर बढ़े रहना हानिकारक होता है। अब आप बार बार खा रहे हैं तो वो बेस लाइन में आ नहीं पाता है, फिर जंप मारता है, फिर उछाल मारता है, फिर कुछ खाया फिर उछाल मारता है। ब्लड शुगर, जो आपके खून में जो ब्लड शुगर है, जो जो शुगर है आपके जो ब्लड में जो हिस्ट्री में जो शुगर है, वो तो आपको दिख रही है। जबकि अभी तक की जो बातचीत हुई उसमें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि राक्षस जो है वो डायबिटीज नहीं है, राक्षस इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही भयावह रूप डायबिटीज हो जाती है। जब कोशिका ने मना कर दिया और पूरी क्षमता निकल गई उत्पादन की इंसुलिन की, तभी तो डायबिटीज होती है आपको। तो हमें फोकस कहां करना चाहिए? हमें फोकस करना चाहिए इंसुलिन रेजिस्टेंस पर। हम उस पर फोकस नहीं करते। हम फोकस कहां करते हैं? हम फोकस करते हैं आपका ये कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर। अरे भाई, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस फोकस कीजिए। हमारे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायबिटीज के लिए दवाएं शुरू की थी। तो जब डॉक्टर के पास गए वो, तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप तुरंत खाना शुरू कीजिए भाई, और थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खाइए, और रात में सोने के पहले कुछ खाइए और सुबह जागते ही कुछ न कुछ खाइए। खाली नहीं रखना पेट को, और दवाएं खाते रहिए। हमसे संपर्क किया तो हमने कहा इसका उल्टा कीजिए। बोले क्या? हमने कहा दिन में अधिकतम 2 बार खाइए। शाम को सोने के 4 घंटे पहले से खाने पीने का कार्यक्रम बंद, केवल सादा पानी पीजिए। सुबह जागने के कम से कम 4 घंटे बाद आप आहार की शुरुआत करिए, उसके पहले केवल सादा पानी पीजिए। और हमने कहा सुबह जागने के बाद, जब आपके 12-13 घंटे हो चुके हैं जागने के बाद, तब आप पैदल चलना शुरू कीजिए। 1.5-2 घंटे पैदल चलिए, खाना खाने के बाद पैदल चलिए। हमने कहा फिर देखिए कैसी होती है आपकी डायबिटीज, वापस होती नहीं होती। जिन लोगों ने इसे कर लिया, 2-3 महीने के अंदर उनको परिणाम दिख गए, वापस हो गई उनकी डायबिटीज, ठीक हो गई। हमने कहा मीठा तुरंत बंद कर दीजिए आप। तो बोले फल? हमने कहा फल खाते रह सकते हैं, यदि आपको फैटी लिवर बहुत खतरनाक अवस्था तक नहीं है तो आप फल खा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, और फ्रक्टोज फैटी लिवर के लिए बहुत हानिकारक होता है। और फ्रक्टोज इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाने पे, उसको बनाने पे भी काफी अच्छा खासा योगदान करता है, प्रमुख योगदान करता है। केवल ग्लूकोज ही नहीं करती, फ्रक्टोज भी करता है। लेकिन फल खाने को मैं इसलिए मना नहीं करता क्योंकि फल जो है पूरी पैकेजिंग के साथ आते हैं। उसमें आपको फाइबर मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, उसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। तो इसलिए यदि आपकी स्थिति बहुत खराब नहीं है तो फल खाना चाहिए। स्थिति बहुत खराब है तब कुछ फलों को नहीं खाना चाहिए और कुछ फलों को खा सकते हैं आप, इस तरह के। तो मेन डायबिटीज में क्या हुआ, मेन चीज कहां पे हमें फोकस देना चाहिए? इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। हम फोकस कहां देते हैं? हमारे खून पे कितना स्पाइक्स बन रहा है। अरे भाई, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की अवस्था से बाहर आ जाइए, स्पाइक्स अपने आप होना बंद हो जाएंगे। मान लीजिए बनते भी हैं, मान लीजिए दिन में आप, जैसे मान लीजिए कि मैं लोगों से कहता हूं कि दिन में 2 बार खाइए, और अंतर रखिए। जैसे शाम को आपने 4 बजे 5 बजे भोजन खत्म कर दिया और अगले दिन सुबह आप 10-11 बजे भोजन कर रहे हैं, तो करीब 16-18 घंटे का अंतर हो गया। और मैं लोगों से कहता हूं कि सुबह का भोजन तलवा लीजिए। आपका जो शरीर प्राकृतिक रूप से जो बनाया गया है वो सुबह का भोजन तलवा लेने के लिए बनाया गया, शाम का भोजन कम लीजिए। लेकिन हम करते हैं कि हम उल्टा करते हैं, सुबह तो ऐसे ऐसे काम चला लिए, अपना जो मिल गया अपना वो कर लिए, शाम वाला तलवा लेते हैं। अरे शाम को तलवा ले रहे हैं आप, उसको संभालने में ही 4-5 घंटे लगेगा शरीर को। आप सो रहे हैं और इंसुलिन लेवल आपका हाई है शरीर के अंदर, क्योंकि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले हैं, यदि आप प्री डायबिटिक वाले हैं, यदि आप डायबिटिक वाले हैं, यदि आप फैटी लिवर वाले हैं, तो क्या होगा?
आपने मान लीजिए शाम को 6 बजे खाना खाया, बढ़िया सा खाना खाया, तो कम से कम 12-18 घंटे उसको लगेंगे ना बेसलाइन में पहुंचने में, इंसुलिन को बहुत अच्छे होंगे तब। तो आप शाम को 6 बजे खाना खा रहे हैं, अगले दिन सुबेरे 12 बजे तक आपका जो है या 10 बजे तक आपका इंसुलिन लेवल बेसलाइन में पहुंचा, उसके पहले फिर आप खा ले रहे हैं। तो सुबह दवाई खाइए, शाम को थोड़ा कम खाइए, और खाने के बाद हमेशा टहलिए 1.5-2 घंटा। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाए हैं उनका शरीर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है हाथों हाथ। तो फिर अधिक इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इंसुलिन की मात्रा कम रिलीज हुई, फिर आप रात में हो रहे हैं, फिर सुबह उठ करके फिर आप पैदल चल रहे हैं। सुबह जब 10-12 घंटे सोने के बाद जब पैदल चल रहे हैं तो फिर आप फिर ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और वो डाउन हो रहा है। तो फिर अंत में धीरे धीरे आपका शरीर 2-4-6 महीने पे 1 साल में ऐसी स्थिति बन जाती है कि फिर इंसुलिन बेस लाइन में पहुंचना शुरू हो जाता है। ये डायबिटीज वालों को लेकर है, या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग हैं उनके लेकर, और जो इंसुलिन संवेदनशील है उनको तो खैर जो है जल्दी उनका बेस लाइन में पहुंच जाता है। अब इसमें बार बार खाना कहां से अच्छा है, फोकस हमारा कहां रहता है। तभी देखिए आप लोग 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल दवाएं खाते रहते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, परहेज करते रहते हैं विभिन्न। अब समझिए, अब ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे तो क्या होता है, आपके शरीर के अंदर फिर बहुत प्रकार के पौष्टिक तत्वों की कमी भी होती है ना, कहां से आपूर्ति करेंगे आप उनको। आप फिर क्या, फिर वो विटामिन के मिनरल्स के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, उससे क्या नुकसान है। बहुत बार क्या होता है कि चूंकि आप वो प्राकृतिक तरीके से जो नेचुरल फूड है उसके माध्यम से नहीं आते हैं, जो रियल फूड है उसके माध्यम से नहीं आते हैं, तो शरीर उनको टॉक्सिन्स के रूप में देखना शुरू कर देता है। बहुत प्रकार के ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जिनको यदि आप रियल फूड के माध्यम से ले रहे हैं तो कितना भी ले लीजिए आप, शरीर उनको टॉक्सिन्स के रूप में नहीं देखता है। अधिक भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, यदि आप सीमा से अधिक ले रहे हैं तो फिर उनको वो जहर के रूप में देखता है। और जो वैसे आप मान लीजिए अधिक नहीं भी ले रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आपका शरीर जो है उसको विटामिन से मिनरल्स के रूप में देखेगा ही और स्वीकारेगा ही। 1-2 प्रकार के स्वीकार कर सकता है, जरूरी नहीं कि सभी जो आप खा रहे हैं सही प्रकार को स्वीकारे। तो फिर क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और विटामिन की डिफिशियंसी बनना शुरू होती है, जबकि आप उनके सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। और कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, इससे भी इंसुलिन के उत्पादन में फर्क पड़ता है। भाई शरीर अंदर कुछ ही बनाता है, उसके लिए उसको रिसोर्स चाहिए ना, वो रिसोर्स आप पहुंचा नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि लोग डीएनए की रिपेयरिंग हो रही है, तो डीएनए की रिपेयरिंग के लिए आप रिसोर्स देंगे ना शरीर को। जैसे मान लीजिए लीवर है, लीवर आपका डैमेज है, उसको ठीक करना है, तो उसके लिए आप शरीर को समय देंगे और रिसोर्स देंगे ना। आपकी आंतें खराब है, आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, आपका दिमाग में ट्यूमर है या कैंसर कुछ भी है, या आपके शरीर के अंदर कुछ भी है, तो आप शरीर को मौका दोगे। हम क्या करते हैं, हम खाते रहते हैं, तो शरीर हमारा बिजी रहता है, पचाने में बिजी रहता है, उसी को हैंडल करने में बिजी रहता है। हम शरीर को मौका ही नहीं देते हैं कि शरीर जो हमने खाया है उसका इस्तेमाल करे, उसको पहुंचाए सही जगह पे। हम तो ठूसते रहते हैं। इसलिए बार बार खाना का जो कॉन्सेप्ट जो 50-60-70 साल पहले शुरू किया गया था दुनिया में, तो बहुत हड़बड़ी में किसी ने शोध किया था, उसके कारण से आया था। जैसे किसी ने बहुत हड़बड़ी में शोध किया कि जो है वो ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाना चाहिए। अब बहुत लोग मेरे जानने वाले हैं जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, नमक कम खाते हैं, 10 साल से उनको बीपी है, नहीं ठीक हो रहा है। अरे भाई, यदि नमक नहीं खाने से बीपी ठीक होता हो तो ठीक हो जाना चाहिए ना। उन्हीं लोगों को जब मैंने ये बताया कि भाई आप ऐसा कीजिए, नमक तो सामान्य खाइए, आप मीठा छोड़ दीजिए पूरी तरह से, उनको 2-3 महीने का आराम मिल गया बीपी में। भाई आधुनिक जो शोध है उनका अध्ययन कीजिए, मालूम पड़ता है कि करना क्या है। जैसे हमसे कई लोग पूछते हैं कि आप मीठे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। अरे भाई, मैं एक चटोरा व्यक्ति रह चुका हूं, ठीक है, मुझे कभी डायबिटीज नहीं हुई, लेकिन चटोरा व्यक्ति रह चुका हूं, मुझे क्या दुश्मनी होगी मीठे से। लेकिन मैं पिछले 3 सालों में ये समझा अध्ययन करने के बाद और खुद प्रयोग करने के बाद कि जो मीठा होता है वो सबसे बड़ा राक्षस होता है, सबसे बड़ा जहर होता है अपने शरीर के लिए। और शरीर को जितनी कार्बोहाइड्रेट, जितनी शुगर चाहिए, उतना हम
अनाज फल सब्जी के माध्यम से उससे अधिक पहुंच जाता है, उससे अधिक सप्लाई हो जाती है। तो हमें कतई आवश्यकता नहीं कि हम अलग से खाएं। हाँ, कभी कभार स्वाद के लिए, आनंद के लिए वो खा सकते हैं, मजे के लिए खा सकते हैं, लेकिन वो यदि आपका शरीर जब इंसुलिन संवेदनशील हो चुका है तब आप महीने पे एक आध बार या 2 महीने पे एक आध बार आप खा सकते हैं। यदि आपका शरीर इंसुलिन संवेदनशील नहीं है तो आपको मीठा, किसी प्रकार का मीठा कतई नहीं खाना चाहिए, फल सब्जी अनाज को छोड़कर। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि मिर्च जो तीखी होती है उसमें भी शुगर होती है। बहुत लोगों को पता नहीं कि नींबू शुगर होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो दाल होती है उसमें शुगर होती है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो दाल है उसमें वाटर, पानी भी होता है। कहते हैं कि अरे हमने तो पानी पकाया नहीं, वो तो बहुत कड़ा होता है। अरे भाई, चने चने में पानी होता है, सूखे चने में पानी होता है, दाल दाल में पानी, जिसको आप 12-12 घंटे तक फुलाते हैं पकाने के पहले, उससे पानी होता है। ये सब वैज्ञानिक तथ्य है, तकनीकी चीजें हैं। अब सवाल ये आता है कि बार बार क्यों नहीं खाना चाहिए, ये हो गया। अब सवाल ये आता है कि हमें क्रेविंग क्यों होती है। अब होता क्या है कि अपना जो शरीर है, अच्छा हाँ, इंसुलिन के बारे में एक बात और भी है। आप प्रोटीन खाएंगे तो भी इंसुलिन रिलीज होता है। ऐसा नहीं है कि केवल शुगर खाने से ही होता है या कार्बोहाइड्रेट खाने से ही होता है ना। प्रोटीन खाएंगे तो भी होता है, फैट खाएंगे तो भी होता है, कुछ खाएंगे आप, इंसुलिन का रिलीज होता है, लेकिन मात्रा में बहुत भारी अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने फैट खाया तो इतना हुआ, तो आप प्रोटीन खाएंगे थोड़ा अधिक होगा, और अगर आप जो है कार्बोहाइड्रेट या किसी प्रकार का आप शुगर खा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा होगा। आप शरीर के अंदर कुछ भी खाएंगे, इंसुलिन ट्रिगर होता है। और यदि मान लीजिए आप कुछ नहीं भी खा रहे हैं तो भी इंसुलिन ट्रिगर होता है। शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कार्टिजोल बोलते हैं। जब आप बहुत तनाव पे रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, या बहुत मतलब जिसमें आपके शरीर को लगता हो कि नहीं खतरा है आपके लिए, या आपको लगता है खतरा है, तो कार्टिजोल का हार्मोन का स्राव होता है, और कार्टिजोल आपके लीवर को आदेश देता है कि भैया शुगर बनाइए। तब आपका शरीर लीवर शुगर बनाता है, तो जब वो शुगर बनाएगा तब भी इंसुलिन ट्रिगर होगा। आपका शरीर अंदर शुगर बनाए या आप बाहर से खाएं, इंसुलिन को ट्रिगर होना ही होना है। खैर, अब आते हैं क्रेविंग पर, आते हैं कि बार बार क्रेविंग क्यों होती है। कई लोग हमारे संपर्क में ऐसे आए जो कहते थे कि नहीं, हम तो उनको 20-22 साल 25 साल की अवस्था में उनको जो है डायबिटीज हो गई, और वो बड़ा परेशान, उनको वो ये कहते थे हमसे कि अरे अभी हम 1 महीना पहले डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है और आप 2 रसगुल्ले जेब में लेके घूम सकते हैं और आपको डायबिटीज नहीं होगी। और 1 महीना बाद उनको डायबिटीज हो गई। तो अब इन महाशयों को यह लग रहा था कि उनको रातों रात डायबिटीज हो गई। डायबिटीज कभी भी रातों रात नहीं होती। बहुत लोग हमसे बोलते हैं कि अरे हमको डॉक्टर ने ये दवा दे दी तो हमको हो गया डायबिटीज। अरे ठीक है, डायबिटीज ये हो सकता है कि जो डायबिटीज आपको 5 साल बाद होने वाली थी वो 2 साल में हो गई या 3 साल में हो गई। ये मान सकते हैं कि गति थोड़ा बढ़ गई आपकी किसी दवा से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायबिटीज के रास्ते में चल ही नहीं रहे थे और चल दिए, ऐसा नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर केवल आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल उसमें फोकस करता है। उसने ब्लड शुगर देखा, उसने कहा भाई जाओ 2 रसगुल्ला जेब में रखो, जब मर्जी खाओ, तुम्हारी डायबिटीज नहीं हो रही। और आपको 1 महीने बाद हो गई डायबिटीज। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपका जो पैंक्रियाज है उसकी कुल क्षमता थी आपकी 100 ग्राम इंसुलिन की, और 100 ग्राम इंसुलिन तक का आदेश कोशिकाएं मान रही थी, तो वो 100 ग्राम इंसुलिन रिलीज हुआ तो शुगर बाहर हो गया ब्लड स्ट्रीम से आपके। तो ब्लड शुगर की तो रिपोर्ट नॉर्मली आएगी ना। लेकिन जब कोशिकाओं ने मना कर दिया, भाई लगातार अंदर जमा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि जब आपका पैंक्रियाज 100 ग्राम कर रहा है लेकिन जरूरत जो है 10 ग्राम की है, क्योंकि कोशिकाएं मना कर रही हैं और प्रेशर डालिए उसके ऊपर,
उतनी क्षमता ही नहीं है उसकी, खत्म हो चुकी है, या टोटल क्षमता भर के बाद भी नहीं हो पा रहा, आप ज्यादा शरीर को अत्याचार कर रहे हैं, तब क्या होगा, आपके ब्लड में फिर उतनी शुगर बची रह जाएगी ना। लीजिए डायबिटिक हो गया। आपको लगता है कि आप 1 महीने पे हो गए, नहीं भाई, ये आप 10 15 20 सालों का जो आपका जीवन जीने का जो जीवन शैली का जो इतिहास है, उसकी परिणति है। डायबिटीज कभी भी महीना 2 महीना 3 महीने में नहीं होती है, दसियों साल लगते हैं। आपका शरीर धीरे 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 बढ़ता रहता है, उसको अंदर से फाइट करता रहता है, संघर्ष करता रहता है। जब बिल्कुल सारे युद्ध लड़के वो हथियार डाल चुका होता है, तब कहता है भैया आप जाओ, हमारे बस की ना है। तो आपको डायबिटीज निकलती है, आपको लगता है अरे रातों रात डायबिटीज हो गई, तो आप सोचते हैं अरे हमने तो मीठा खाया नहीं। ऐसे कई बंदे ऐसे मिले जो कहते हैं मीठा तो खाता ही नहीं, उनको मीठा स्वाद अच्छा नहीं लगता, मीठा खाते ही नहीं, वो नमकीन खाते हैं, इसलिए होता है। अरे भाई आप मीठा खाइए, नमकीन। हमने तो उनसे पूछते हैं हम कि नमकीन में क्या खाते हैं, केवल नमक चाटते हैं? तो बोले नहीं नहीं, नमक कैसे चाटेंगे अकेले, बोले हम मतलब ये खाएंगे। तो हमने कहा अरे भाई जिन चीजों से ये चीजें बनती हैं, जो आप ये स्नैक्स खाते हैं, जो आप ये जैसे समोसा है, कोई भी चीज हो सकती है, स्पाइसेस, कोई भी चीज, नमकीन जो है आपकी, झाल मुड़ी कुछ भी है, हमने कहा जिन चीजों से बनती हैं चीजें, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको। तो आपको जीभ में नमकीन लग रहा है, लेकिन ब्रेन को तो मालूम है ना कि अच्छा आप शुगर आ गई है, तो आपको इसीलिए वो आपके जीभ का स्वाद भले ही नमकीन है, लेकिन क्रेविंग आपको होती है शुगर की। आप मिर्च भी खाते हैं ना, तो उसमें भी शुगर होती है। तो उनको जैसे एक दो बंदे ऐसे मिले जो रोज सुबह दौड़ लगाते थे, मीठा नहीं खाते थे, रोज दौड़ लगाते थे बढ़िया सा, और उनको डायबिटीज हो गई। अब सोचिए, मीठा नहीं खाते हैं, एक्टिव है, और डायबिटीज हो गई। तो हमसे कहते हैं कैसे हुई, तो हमने उनसे पूछा भी, हमने कहा जब आप दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं? हमने कहा मुंह खोल के सांस लेते हैं क्या? तो बोले हाँ बहुत तेज दौड़ते हैं, मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। हमने कहा बस वही कारण है आपको डायबिटीज हो गई। तो बोले क्या मतलब? हमने कहा आप मीठा भले ही ना खाते हो, लेकिन आप जब एरोबिक टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, अभी लंबे समय तक आप करते हैं, तो आपका शरीर तो अपने आपके अंदर शुगर बना रहा होता है ना। जब भी शुगर बनाएगा, इंसुलिन ट्रिगर होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर आप बढ़ेंगे, आप अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि आप डायबिटिक हो गए। और दूसरा क्या मालूम, दिन में कई बार खाते हो आप, भले ही नमकीन खाते हो, लेकिन दिन में आप 6 7 8 बार खाते होंगे, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। तो बोले हाँ, हमने कहा ये लीजिए, ये कारण है आपके डायबिटिक होने का। अब आते हैं कि हमें बार बार क्रेविंग क्यों होती है, इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि शरीर के अंदर, जो मानव शरीर है उसके अंदर कई प्रकार की चीजों के स्टोरेज बहुत कम होते हैं, उनमें शुगर भी आता है। तो हमारे अंदर शुगर का स्टोरेज बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आंकड़ों के लिए, कि मान लीजिए 10 ग्राम शुगर हमारा शरीर स्टोर करता है। और चूंकि आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका शरीर शुगर बेस्ड है, मतलब ईंधन के तौर पे शुगर को देखता है, उसे पता ही नहीं है कि ईंधन के तौर पे फैट का इस्तेमाल हो सकता है, फैट का इस्तेमाल प्रमुखता से करना चाहिए, या इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप 1 किलो चीनी खाएं, 1 किलो शक्कर खाएं, 2 किलो केला खाएं, 3 किलो सेब खाएं, या 4 किलो समोसा खाएं, आप कुछ भी खाएंगे, मान लीजिए कि उसके द्वारा आपके अंदर 100 ग्राम शुगर पहुंची शरीर के अंदर। भले ही आपने 100 ग्राम शुगर खाई है, लेकिन शरीर शुगर को शुगर के रूप में तो 10 ही ग्राम स्टोर करता है ना, बाकी को उठा के पटक देता है, किसी डिफरेंट फॉर्म में जाके जमा करता है, फैट के रूप में जमा करेगा। आपके शरीर के अंदर तो शुगर तो 10 ही ग्राम गई ना, भले ही आपने 1 किलो जलेबी खा रखी है, लेकिन शरीर के अंदर 10 ग्राम ही जाएगी ना, स्टोर 10 ग्राम ही होगी। और आप खूब खाने के बाद, डकार भर के खाने के बाद, आपने क्या किया, आप जब कुछ सोच रहे हैं,
क्योंकि ब्रेन बहुत इस्तेमाल करता है शुगर। यदि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं पैदल जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आपका वो जो 10 ग्राम शुगर जो स्टोर हुआ है वो खर्च हो रहा है। मान लीजिए कि शरीर ने एक नियम बना रखा है कि जब 3 ग्राम में पहुंचेगी तो फिर हम क्रेविंग देंगे। तो मान लीजिए घट के वो 3 ग्राम पहुंच गई 1.5-2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर। जब 3 ग्राम पहुंचेगी तो फिर स्टोर जो है आपको ब्रेन को मैसेज भेजता है कि कमी हो रही है। ब्रेन आपको क्रेविंग भेजता है कि भाई कुछ खाओ, कुछ भी चरो, नमकीन चरो, कड़वा चरो, तीखा चरो, मीठा चरो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ले लेगा उससे शुगर, जो शुगर होगा। हमें आपको स्वाद भले ही, जीभ का स्वाद भले ही हमें कुछ भी लगे, लेकिन वो ले लेगा। अब क्या होगा, आप कुछ ना कुछ खाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इतना खाना खा लिया है, मतलब कुछ भी खाया हो, आपने फल खाया हो, स्नैक्स खाए हो, या आपने कुछ नहीं मूंगफली चबाई हो, या मतलब एक्स वाई जेड आपने कुछ भी खाया हो, एक संतरा पिया हो, या गिलास में नींबू डाल दिया हो, कुछ भी किया हो आपने जो खाया, जो आहार लिया, उसमें मान लीजिए कि 7 ग्राम शुगर थी, तो वो 3 और 7 जोड़कर 10 ग्राम, मतलब स्टोर फुल हो गया। तो फिर वो उतनी गतिविधि करेंगे तो फिर उतना ही टाइम लगेगा, फिर क्रेविंग देगा आपको। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि आपने जो खाया है उसमें शुगर 4 ग्राम थी या 5 ग्राम थी, तो वो क्या होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 ग्राम, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 ग्राम बनेगी। मतलब यह है कि थोड़ा पहले ही क्रेविंग हो जाएगी आपको। एक्टिविटी भी डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा देर पहुंचाएगा। ये कई प्रकार की इसमें चीजें होती हैं उस कारण से। अब ये एक बात और भी है कि आप ऊर्जा कैसे महसूस करते हैं, इसको भी ऐसे समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि 3 ग्राम आपके अंदर बची हुई है, क्रेविंग चालू हो गई आपकी। ज्यों ही आप कोई चीज मुंह में रखते हैं, तो आपके जो ढेर सारे, जो हजारों लाखों करोड़ों जो तंतु बने हुए हैं यहाँ पर, जो तो वो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट सूंघ लेते हैं। सूंघ लिया, ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि भैया जीभ में आ गया, लेकिन चूंकि उसको आपने अभी तक निगला नहीं है, तो ब्रेन मैसेज भेजता है स्टोर को कि भैया गेट पास बना दिया जाए। तो आप मुंह में कुछ रखते ही अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है ऊर्जा आ गई, हमारे अंदर एनर्जी आ गई, मिल गया ईंधन। वो इसलिए क्योंकि गेट जो है आपका बना रहता है, मतलब गेट पास आपका बना हुआ है, इस कारण से आपको अच्छा लगना शुरू होता है। फिर जब आप उसको निगल लेते हैं, तब फिर जो पेट है आपका वो मैसेज भेजता है, रिसीव हो गया भैया। तब ब्रेन बोलता है भाई रिलीज कर दो। तब फिर आपका जो स्टोर है वो रिलीज कर देता है। आपको लगता है वाह, ताकत आ गई है। आपको इसी तरह से बार बार होता रहता है, जबकि आप खाना ठूस से खा चुके हैं, एक बार हैवी खाना खा चुके हैं। वो खाना इतना होता है कि आपको 2-4 दिन कुछ खाने की आवश्यकता नहीं होती, इतना उस पर आप मामला ले चुके होते हैं। फिर भी आप हर 2-3-4 घंटे बाद आपको कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती रहती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि आपका शरीर शुगर बेस्ड होता है। अब मैं 24 घंटे में एक बार खाता हूं, मुझे कभी क्रेविंग नहीं होती है। अभी देखिए लगभग 9 महीने से मैं 24 घंटे में एक बार खा रहा हूं, बाकी केवल सादा पानी या नमक, बस कुछ नहीं लेता, नींबू पानी नहीं, कॉफी नहीं, चाय नहीं, कुछ भी नहीं लेता मैं। और रोज सवेरे जब मेरी फास्टिंग के 17-18 घंटे हो चुके होते हैं, तब साइकिलिंग करता हूं जम के, और 15 किलो के डंबल करता हूं, और फिर योगासन करता हूं। तब भी क्रेविंग नहीं होती है, कोई चक्कर नहीं आता है, कोई माइग्रेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई गैस पेट के अंदर कोई गैस नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता। लोग कहते हैं खाली पेट के अंदर गैस बनती है। अरे आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके कारण आपका इतना पाचन तंत्र डैमेज हो चुका है, इतने ढेर सारे खराब जीवाणु संख्या बढ़ गई है, अच्छों की कम हो गई है, कि वो कुछ ना कुछ उनको चाहिए, वो बनाते रहते हैं गैस। यदि आपका पाचन तंत्र सही है, यदि आपके पाचन तंत्र में अच्छे जीवाणु संख्या अधिक है, यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, आपको खाली पेट रहने से गैस नहीं बनेगी।
यदि खाली पेट रहने से आपको माइग्रेन हो रहा है या आपको पेट में गैस बन रही, कुछ भी हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि आपका शरीर अंदर से बहुत बीमार है, भले आपको लगता हो कि आप स्वस्थ हैं। बहुत बीमार होता है शरीर आपको अंदर से। आपको लगता है क्योंकि आप चल फिर रहे होते हैं, लोग बोल बोल बतिया रहे होते हैं, आपको लगता है सब कुछ ठीक है, इसी को फिटनेस मानते हैं। ये फिटनेस नहीं होती है। अब जैसे दूसरा, 24 घंटे नहीं खाने के बाद भी मैं 8 महीने तक तो मैं हर हफ्ते 50 घंटे नहीं खाता रहा, तब भी ऐसा कुछ नहीं, क्रेविंग में कुछ होती थी। अब तो मैंने अपना नियम बदल दिया है, अब साप्ताहिक छोड़ दिया है, हर 2 हफ्ते में मैं 75 घंटे से लेकर के 120 घंटे तक कुछ नहीं खाता, तब भी कुछ नहीं होती। अब देखिए 80-82 घंटे, 80-81 घंटे हो चुके हैं, उसी कड़क तरीके से बात कर रहा हूं मैं आपसे। कोई भूख नहीं, कोई क्रेविंग नहीं, कुछ नहीं, कोई पेट में गैस नहीं बन रही है, कुछ भी नहीं। ये सब बहुत मिथक फैले हुए हैं हमारे अंदर, क्योंकि हमको पता नहीं शरीर के विज्ञान के बारे में। अब जैसे बहुत लोग हमसे कहते हैं कि जो क्रेविंग है उनसे कंट्रोल नहीं होती है। यदि क्रेविंग आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आप शुगर डिपेंडेंट हो चुके हैं। एक होता है शुगर बेस्ड होना, एक होता है शुगर डिपेंडेंट होना। यदि आप शुगर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो यदि आप कुछ नहीं खाते हैं बार बार, तो फिर आपको माइग्रेन आएगा, आपके हाथ पैर कांपना शुरू कर देंगे। ये भले ही आपको लिखा पढ़ी में डायबिटीज नहीं हो, आप जब अपना ब्लड शुगर चेक कराने जाएं, टेस्ट कराने जाएं, तो आपका वो बिल्कुल नॉर्मल निकलता हो, 70, 75, 80 जितना भी होता है वो निकलता हो। फास्टिंग शुगर आपकी बिल्कुल चौकस आ रही हो। लेकिन यदि आपको इंसुलिन, यदि आपके हाथ पैर कांपते हैं खाना नहीं खाने पर, यदि आपको कमजोरी महसूस होती है, यदि आपको माइग्रेन होता है, तो ये मान लीजिए कि आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या हो चुका है, आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके तो क्या करना चाहिए? तो धीरे धीरे मूव करना चाहिए आपको, बहुत आराम से, झटका नहीं देना चाहिए शरीर को। अब क्रेविंग की अगर बात करें कि क्रेविंग अगर आपको हो रही है और यदि आप कुछ नहीं खाते हैं, अपने देवव्रत भाई ने पूछा है कि क्रेविंग चालू होने के बाद भी अगर ना चरने जाए तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी असुविधा होगी आपको, और क्या। आपके शरीर को लगेगा कि आपके वो कहां से उसको अपने सर्वाइवल के ऊपर बात आएगी, उसको लगेगा कि अरे वो सर्वाइव कैसे करेगा, तो आपको परेशान कर सकता है। यदि आप उससे नहीं डरेंगे तो शरीर फिर विकल्प खोजेगा, वो कुछ और चीजें करेगा गड्ढमड अंदर का। यदि आप डर गए, डराता रहेगा आपको। इस पर हम लोग फिर अगले वीडियो में बात करें, इसमें हम लोग डायबिटीज से को ठीक कैसे करें उसे बात करेंगे। अभी चूंकि बात आ गई सर्वाइवल की, जैसे बहुत लोग डर जाते हैं, हमारे आपके दिमाग में मनोवैज्ञानिक रूप से बैठा हुआ है कि हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, या शरीर का हमारी पुष्टि, जैसे जब मैंने शुरू शुरू में बताना शुरू किया कई महीने पहले कि मैं 24 घंटे एक बार खाता हूं, तो बहुत ज्ञानी लोग आके मुझे बोलते थे कि मेरे शरीर का जो हड्डियां हैं उनमें छेद बन जाएंगे, ये हो जाएगा, मतलब गूगल करके जो भी अंडबंड उनको संग आता है वो सब अपना देते रहे। भैया 9 महीना हो गया, मेरी हड्डियां और मजबूत हो रही हैं, मेरी मांसपेशियां और मजबूत हो रही हैं, कोई कोई छेद नहीं निकल रहा भाई, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ऐसे बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिनका काम ही होता है आपकी हड्डियों को। अब देखिए, जैसे मैं 75 घंटे 120 घंटे उपवास रहता हूं, क्यों रहता हूं? क्योंकि मेरे कई प्रकार की स्टेम सेल्स होती हैं। एक वो स्टेम सेल्स होती है जो मांसपेशियों को मजबूत करती है, एक वो होती है जो हड्डियों के अंदर से निकलती है, नई कोशिकाएं बनाती हैं, नई चीजें बनाती हैं, खराब को बाहर करती हैं।
तो ये सब गतिविधियां मेरे शरीर के अंदर हो, इसलिए मैं करता हूं। वजन, बहुत लोग समझते हैं कि वजन घटाने के लिए करता हूं। अरे वजन तो मेरा 1 साल पहले घट गया था, अब काहे वजन घटाऊंगा मैं? 1 साल पहले मेरा वजन 50-52 किलो हो चुका था, अब उससे ज्यादा क्या घटाऊंगा मैं? उतना ही मेंटेन रखा हूं। नहीं, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं डैमेज हैं वो बेहतर हो, इंसुलिन, वो जो मेरा इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से रीसेट हो, मेरा पेट कितना बढ़िया हो गया है, मेरा पाचन तंत्र कितना जबरदस्त हो गया है, इसका मैं आप बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल बयान नहीं कर सकता मैं। मेरे गुर्दे कितने मजबूत हो गए हैं, जो ब्लैडर होते हैं वो कितने बढ़िया हो गए हैं, मैं बयान ही नहीं कर सकता, जो अंतर मैं अपने अंदर महसूस करता हूं। शरीर को मौका दीजिए, हर चीज का अपना टाइम होता है। आपका यदि पेट खराब रहता है, पाचन पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, तो आप कम से कम 36 से 48 घंटे आप पानी पी रहिए। आपका जो गट है वो रीसेट करेगा अपनी कोशिकाओं को। इम्यूनिटी रीसेट करनी है आपको, या स्टेम सेल्स हड्डियों वाली बेहतर करनी है आपको, तो कम से कम 75 घंटे उपवास रहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप, और बेहतर यह है कि सबसे पहले अपने शरीर को आप फैट बेस बनाइए, फिर उपवास रखिए लंबा। क्योंकि यदि आप शरीर को फैट बेस नहीं बनाएंगे तब क्या होगा, बहुत लोगों को मीठा मीठा लगना शुरू कर देता है, क्योंकि आप भले ही नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन आपका शरीर तो अंदर से अंदर शुगर का निर्माण कर रहा होता है ना, तो मीठा मीठा आपको लगता है, वही लगता रहता है। तो ज्यादा खास अंतर नहीं रहा ना, फिर आप मतलब 6 महीने 1 साल बाद आपका शरीर बढ़ेगा फैट बेस होने को, जबकि आप उपवास रह रहे होंगे तब भी। तो बेहतर है कि पहले ही आप फैट बेस की ओर बढ़े, आप शरीर को फैट बेस बनाएं, फिर आप लंबे उपवास की ओर जाएं, धीरे धीरे करते हुए। सर्वाइवल की बात आई थी बीच में। देखिए, हमारा आपका शरीर प्राकृतिक रूप से डिजाइंड किया गया है सर्वाइवल के लिए। इसको एक उदाहरण से समझिए आप। मान लीजिए आप एक जंगल में बैठे हुए हैं, बहुत थके हैं, लेटे हुए हैं, बैठने तक की औकात नहीं है आपकी, हाँफ रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपके पास एक चीता चल के आ रहा है, आप क्या करेंगे? बैठने तक की औकात नहीं थी आपकी, लेकिन आप सरपट भागना शुरू कर देते हैं, जूता चप्पल भी नहीं पहनते, नंगे पांव भागना शुरू कर देते हैं। पैरों में लकड़ियां चुभ रही हैं, हाथों में झाड़ियां की जो कांटे हैं वो चुभ रहे हैं, कुछ एहसास नहीं होता आपको, आप बस सरपट भागे रहते हैं पूरा ताकत से, जबकि कुछ देर पहले आप लेटे हुए थे, बैठने तक की औकात नहीं थी आपकी। फिर आप देखते हैं कि चीता नहीं रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा, आप फिर ये जगह बिल्कुल धम्म से बैठ जाते हैं, जीभ निकाल के सांस लेना शुरू कर देते हैं, काला काला दिखना शुरू होता है आपको, अरे बस अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ देर बाद आपको चीता दिख जाता है भाई, आप फिर सर पर भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर सरवाइव करने के लिए डिजाइंड है। इतने विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, पता नहीं क्या क्या रिलीज होना शुरू होता है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें आपातकाल में क्या क्या शरीर के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर होना शुरू करती हैं, जो फिर आपको ऊर्जा देती हैं और आप सब कुछ करते रहते हैं। आपको जो चुभन, झाड़ियों की जो खरोच, जो निकलता हुआ खून आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन जब जाकर के आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, तब फिर शरीर पूरी तरह से निढाल हो जाएगा, तब आपको भयंकर दर्द महसूस होगा, सब कुछ महसूस होगा। क्यों? आपका शरीर तब सामान्य अवस्था में आता है, फिर आपका शरीर जो है उन चीजों को बेहतर करने का, फिर उसको कहते नहीं कि उसको फिर से बढ़ाने का प्रयास करता है, निपटेगा। अभी तो बाहरी हमले से निपट रहा था, अब आंतरिक जो चीजें हुई है उससे निपटेगा। तब फिर आपको आवश्यक तत्वों की आपूर्ति अगर आपने कर रखी होगी, शरीर निपटेगा, नहीं कर रखी होगी तो फिर आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्स की मात्रा कम होगी। तो शरीर हमेशा सरवाइव करने के लिए काम करता है। तो यदि आपको क्रेविंग होती है, लेकिन
यदि आप ऐसा भोजन करते हैं जिसमें आवश्यक तत्वों की आपूर्ति आप करते रहते हैं संतुलन के साथ में, तो क्रेविंग आपकी होगी। यदि आप नहीं झुकेंगे क्रेविंग के आगे, तो शरीर फिर अपने सरवाइव करने के लिए दूसरे रास्तों की तलाश शुरू करेगा। ये दूसरा रास्ता क्या है? मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, फैट की ओर देखना शुरू करेगा वो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटे 2 घंटे क्रेविंग रोक लिए तो फैट की ओर देखना शुरू कर देगा, नहीं। फैट की ओर देखने शुरू करने के पीछे भी एक और वैज्ञानिक बात होती है, वो ये कि यदि इंसुलिन बेस लाइन या मतलब बहुत नीचे नहीं है, तो चूंकि वो उसका काम ही है लॉक करना, स्टोर करना, तो शरीर प्रयोग नहीं कर पाता। ये है, तो इन सब चीजों से बाहर आना होता है आपको। और हम बाहर आते हैं, हम उल्टा करते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मुझे सही विज्ञान की समझ हुई है, तो मुझे ताज्जुब होता है जब मैं देखता हूं कि बताया जाता है कि जब आपको डायबिटीज है तो आप बार बार खाइए। अरे भाई क्यों खाएंगे बार बार? वो दवाओं के कारण मजबूरी होती है, दवा खाना पड़ता है। दवाएं आपके अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं, अलग से भी ठेलती हैं इंसुलिन। तो आपने ऊपर से ले रखा है, शरीर का आंतरिक सिस्टम तो है नहीं उत्पादन करने का, आपने बाहर से फोर्सफुली दे रखा हुआ है ना। शरीर तो जानता नहीं है। यदि आप ने दवाएं नहीं खा रहे हैं डायबिटीज होने के बाद भी, किसी प्रकार की कोई दवा नहीं खा रहे हैं डायबिटीज के लिए, तो जो जितना भी आप खाएंगे नहीं खाएंगे, उस आधार पर शरीर का आंतरिक जो व्यवस्था है उसके आधार पर काम होगा। अब इंसुलिन आपका पैंक्रियाज अधिक करता हो कम करता हो, वो अलग मामला है। वो शरीर को पता है, वो जो भी है ऊंच नीच। लेकिन आप दवा खा रहे हैं, फिर यदि आप बार बार नहीं खा रहे हैं, तो फिर आपका ब्लड शुगर डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर की जो आंतरिक व्यवस्था है उसकी बिना जानकारी के हो रहा है ना जो हो रहा है। यहां दिक्कत आती है। तो इसके लिए बंदे को स्मार्ट होना पड़ता है कि वो देखे कि वो कितना खा रहा है, कितना अंतर आ रहा है, उस हिसाब से डोज अपना ऊपर नीचे करता रहे वो। ये चीजें हैं। क्रेविंग होने का कारण ये नहीं होता कि आपके शरीर को तत्वों की आपूर्ति चाहिए होती है। क्रेविंग का सीधा मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर से, आपका शरीर शुगर बेस्ड है या शुगर डिपेंडेंट है, और शुगर की मात्रा कम हो गई है, जितना भी शुगर होता है उससे कम हो गई है, बस इतना मतलब होता है। तो क्रेविंग से हमको डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत तुर्रम खा मानते हैं, लेकिन जब क्रेविंग होती है तो उनका ब्रेन लूज करना शुरू कर देता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खींचते हैं, गुस्सा आती है उनको। एक बार अपने शरीर को फैट बेस्ड करके देखिए, जो आनंद मिलता है, मजा आ जाता है, बहुत मजा आती है। अब जो शुगर है, बहुत लोग बोलते हैं कि फल की शुगर अलग होती है, ड्राई फ्रूट शुगर अलग होती है, गुड़ की शुगर अलग है, राब की शुगर अलग है, खांड की अलग है। नहीं, शुगर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो वही रहता है, तो अलग कैसे हो गई? हाँ, अब यदि आप फल खा रहे हैं तो पूरी पैकेजिंग साथ में जा रही है। यदि आप ऐसी सब्जियां खा रहे हैं जिनमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, फिर उनमें अगर कार्बोहाइड्रेट भी है, शुगर भी है, तो भी ज्यादा शरीर के भीतर कुप्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो प्रोटीन और फाइबर है वो सब बैलेंस कर देता है। वो मतलब उसके सामने औकात नहीं बनती उनकी, वो अपना चूहा बन के रहता है। फिर वो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने आप को बड़ा स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बताएंगे सुबह उठते ही फल खाना चाहिए, सुबह उठते ही आपको, बहुत लोग ओट्स खाते हैं, बहुत लोग दूध पीते हैं। अरे भाई क्यों करेंगे सब भाई? आपका रात में चलिए
ठीक है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है आपको, सब कुछ है आपको। लेकिन जब तक सोए हैं आप, जो भी आप 5-7 घंटे 8-10 घंटे नहीं खाए हैं, कुछ तो लेवल कम हुआ होगा उसका इंसुलिन का, फिर आप उसको बढ़ा दीजिएगा। क्यों? दिन के पहले आहार की शुरुआत प्रोटीन या फैट से करना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार के मीठे से नहीं करना चाहिए। और जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड आपके फूड आते हैं, जितने भी आपके जो है ये इंस्टेंट चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये इंस्टेंट सीरियल हो गया, इंस्टेंट ओट्स हो गया, पता नहीं क्या क्या मार्केट में उपलब्ध है, सब हानिकारक होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत खाइए, आपको अगर जुबान को टेस्ट लग गया खाइए, आपको यदि लगता है कि इसमें बहुत बढ़िया चीज होती है तो खाइए, लेकिन सबसे पहले प्रोटीन या फैट लीजिए, उसके 10-15 मिनट बाद खाइए सब चीजें, तो आपकी ब्लड में शुगर स्पाइस भी कम बनेगी आपके। जब भी खाना खाइए, पहले प्रोटीन प्रोटीन खाइए। मैं लोगों से बोलता हूं कि आप अंडे से शुरुआत करिए, अंडा नहीं खाते हैं तो पनीर पनीर खा लिया करिए। ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा बहुत तो खा लीजिए, बस आपकी शुगर स्पाइस कम बनेगी। बहुत अंतर आता है, मतलब जैसे मान लीजिए इतनी होती है तो इतनी तक बनती है, बहुत अंतर आता है। अगर आप खाना जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो मीठा है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है या शुगर, जो भी मतलब जिसमें कार्ब्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, उसके पहले यदि आप 5-10 मिनट 15 मिनट पहले यदि आप प्रोटीन ले लेते हैं या फैट ले लेते हैं, बहुत अंतर आता है। क्यों लेंगे आप, क्यों फल शुरुआत करेंगे आप? लेकिन अब पड़ा हुआ है, आदमी बिल्कुल बोलता रहता है कि नहीं भाई फल से शुरुआत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मत कीजिए भाई, बाद में कीजिएगा। फल फल खाइए, लेकिन पहले कुछ प्रोटीन नुमा कुछ खा लीजिए आप, फिर खाइए आप, ये लाभ करेगा आपको। तो दिन में बहुत बार ठूसिए नहीं, ये मतलब इन सब चीजों को ध्यान रखिए ऐसा। तो मुझे लगता है कि मैंने तो काफी लंबी बातचीत कर ली मोटा मोटी, और जब हम अगली बार बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि डायबिटीज को ठीक कैसे करें। अभी इस बार क्या है कि डायबिटीज भला क्या है वो देखें, वो उसके लिए है। अगली बार जब बातचीत करेंगे हम, वो इसके लिए होगी कि भाई डायबिटीज ठीक कैसे करें। ये अगली बातचीत 2-4-5-10 दिन बाद हो सकती है, अगले हफ्ते हो सकती है, इस तरह का। तो यदि कुछ और सवाल हो आपके मन में तो पूछना चाहें तो पूछ लें, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने मैंने पॉइंट बनाए थे उसमें मोटा मोटी मैं चर्चा कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको लगे कुछ छूट गया है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, डायबिटीज ठीक कैसे करें, इस बात हम अगले वीडियो पे करेंगे, क्योंकि फिर उसी फोकस रहेंगे। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? तो ठीक है, फिर बंद करते हैं। प्री डायबिटिक हो आप या डायबिटिक हो आप, या डायबिटिक होकर के दवाएं ले रहे हो या दवाएं नहीं ले रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो 15-20-25 सालों से डायबिटीज का शिकार है। योगा वगैरह का खूब ज्ञान देते रहते हैं, करते भी रहते हैं। वो मुझे बताते हैं कि डायबिटीज क्या है। मेरा कहना है कि भैया आप पहले अपनी ठीक कर लो, फिर हमको बताओ।
तो कहते हैं नहीं, हमारा तो काफी कंट्रोल हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप मेरे साथ 1 महीने रहें और हम दोनों रोज जो है आधा किलो 1 किलो जलेबी खाएंगे और फिर आपको डायबिटीज नहीं होगी, तब माना जाएगा कि आपको डायबिटीज नहीं है। भाई एक स्वस्थ मनुष्य रोज आधा 1 किलो जलेबी खा सकता है आराम से नाश्ते पे, वो मतलब लंच पे, जब भी मन हो उसका खाइए आप। मैं भी खाऊंगा आपके साथ में। आप परहेज कर रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं, दवाओं में केवल मात्रा घट रही है, तो आप कह रहे हैं डायबिटीज ठीक हो रहा है। अरे डायबिटीज को आपने कंट्रोल कर रखा है, ठीक नहीं हो रही। आप कोई ना कोई सिरप पी रहे हैं, कोई ना कोई आप अर्क पी रहे हैं, कोई ना कोई आसवा पी रहे हैं, उसको ठीक होना नहीं कहते हैं। डायबिटीज रिवर्ट होना एक अलग चीज है। फैटी लीवर का नंबर लगेगा, पहले डायबिटीज को निपटा दें, फिर फैटी लीवर का। अरे भाई, जब डायबिटीज ठीक होगा तो प्री डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं डायबिटीज डायबिटीज को मैं डायबिटीज मानता ही नहीं। मेरा कहना है कि भाई जो भी है, प्री डायबिटिक हैं आप या डायबिटिक हैं आप, आधारभूत जो बात है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर लीजिए, प्री डायबिटीज और डायबिटीज अपने आप खत्म हो जाएगी। भाई डायबिटीज भयावह रूप है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का, थोड़ा सा कम भयावह रूप प्री डायबिटिक होना मान लीजिए। मैं प्री डायबिटिक डायबिटीज को एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, वो सब डायबिटीज ही है, अलग कुछ नहीं है। वो कागजी लिखा पड़ी में आप प्री डायबिटिक डायबिटिक हो सकते हैं, लेकिन शरीर की दृष्टि में आप डायबिटिक हैं। शरीर की दृष्टि में आप डायबिटिक हो या ना हो, प्री डायबिटिक हो या ना हो, यदि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी शिकार हैं तो भी आप डायबिटिक ही हैं, शरीर की परिभाषा में। क्योंकि आप भले ही कागज में लिखा पड़ी है प्री डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो सारी गड़बड़ियां चल रही होती हैं, वो सारी समस्याएं चल रही होती हैं, वो सारे मतलब गड़बड़ सब कुछ, वो सब मतलब मामला गड़बड़ चल रहा होता है, बीमार कर रहा होता है शरीर आपको, विभिन्न प्रकार की समस्याएं लॉन्ग टर्म में दे रहा होता है। भले ही आप कागजी लिखा पड़ी है प्री डायबिटिक या डायबिटिक नहीं हो, आप केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो भी होगा ये सब। भले ही आपका ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल निकल रहा है, आपको लग रहा है वाह वाह वाह, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल, मेरी फास्टिंग शुगर बहुत बिल्कुल आदर्श निकल रही है, नहीं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हुए भी आपको सब कुछ बहुत नॉर्मल निकल सकता है आपका। चलिए, बढ़िया, चलते हैं फिर। सभी को प्रणाम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से रहिए। धन्यवाद।